तो बेटा आज का जो टॉपिक है, ठीक है, वो है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, ठीक, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, वो हम देख लेते हैं। सो ग्रेविटेशनल फील्ड देखो, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड को तुम ऐसे समझ सकते हो, जैसे तुम्हारे पास कोई मैग्नेट देखी होगी तुमने, है ना। मैग्नेट, मैग्नेट के चारों तरफ एक इमेजिनरी स्पेस होता है ना। होता है नहीं होता है, देखो ऐसे करके मैग्नेट होती है, बार मैग्नेट देखी होगी। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इसमें चारों तरफ क्या होता है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके ये तो तुमने डायग्राम पढ़ा होगा। हाँ भाई, पढ़ रखा है ये, है ना। ऐसे करके देखो, ऐसे करता है, मतलब ये वाला कुछ स्पेस जो है ना, ये नॉर्मल स्पेस से अलग है। ठीक है, कैसे अलग है, क्योंकि देखो अगर तुम इस वाले स्पेस में ना कोई भी मैग्नेट दूसरी रख दो, तो मैग्नेट ना इससे क्या हो जाएगी, या तो अट्रैक्ट हो जाएगी या रिपेल हो जाएगी, है ना। दो टाइप की प्रॉपर्टीज हो सकती है। लेकिन अगर इसी मैग्नेट को इसके बाहर रखो तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, इस मैग्नेट पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, राइट। तो जैसे मैग्नेट अपने चारों तरफ एक स्पेशल स्पेस क्रिएट कर देती है, जिसमें अगर कोई दूसरी मैग्नेट रखी जाए तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो बेटा इस टाइप की फील्ड को ना हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते थे। ठीक है, ये वाली जो फील्ड है इसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो मैग्नेट अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सिमिलरली कुछ इसी ही टाइप का कुछ होता है, देखो अगर मैं चार्ज की बात करूं, ठीक है, अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज, चार्ज को ना क्यू से दिखाया जाता है, ये हम 12th में पढ़ेंगे। चार्ज, अपने चार्ज को क्यू से डिफाइन करा जाता है और डिपेंड करता है किस टाइप का चार्ज है। तो मान लो ये पॉजिटिव चार्ज लिया है मैंने, तो ये पॉजिटिव चार्ज ना अपने चारों तरफ के स्पेस को मॉडिफाई कर देगा। ठीक है, एक स्पेशल स्पेस बना देगा। इस स्पेस में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा, या तो उस पर अट्रैक्शन लग सकती है या रिपल्सन लग सकती है। ठीक है, तो इस टाइप के स्पेस को जो चार्ज अपने चारों तरफ क्रिएट करता है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, याद रखना, अगर कोई भी हमारे पास मास गिवन है, ठीक है, ये थर्ड मान लो, कोई भी हमारे पास एक मास गिवन है, मान लो ये एक स्फेयर है, ठीक है, इसका मास कितना है, इसका मास है कैपिटल एम। तो बालक ये क्या करेगा, ये अपने चारों तरफ ना एक स्पेस क्रिएट कर देगा। उस स्पेस को मैं तुम्हें दिखाता हूं, ये कुछ इस तरीके से स्पेस क्रिएट कर देगा, देखो ऐसे करके एक स्पेस क्रिएट कर देगा अपने चारों तरफ। ठीक है, अच्छा ये जो स्पेस क्रिएट करेगा, ये स्पेस थोड़ा अलग स्पेस है ना, इसकी प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, यहां पर ये जो स्पेस क्रिएट होगा, ओके, एक सेकेंड, हाँ, यहां पर ये जो स्पेस क्रिएट हो रहा है, ये वाला स्पेस, इसमें अगर कोई दूसरा मास इंटर कर गया, तो उस पे क्या होगा, ये मास उसको अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, है ना। इस प्रॉपर्टी को या इस स्पेस को, जो ये स्पेस यहां पर डेवलप हो चुका है, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो याद रखना, एक मैग्नेट अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करती है, मैग्नेटिक फील्ड, राइट। एक चार्ज अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक मास अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो ये किसी भी मास की प्रॉपर्टी है कि वो अपने चारों तरफ एक ऐसी इमेजिनरी, ये हमें दिखता नहीं है, ठीक है, बस ये फील करा जा सकता है, क्यों, क्योंकि देखो एक मास को ना यहां रखो, बहुत सिंपल सा फैक्ट है, एक मास को यहां रख दो, देखो ये एक मास है, ठीक है, ये मान लो पहला पॉइंट है, ये मास है m1, ठीक है, और यहां पर हम दूसरा पॉइंट रख देते हैं, ये मान लो ये हो गया दूसरा मास, ठीक है, m2। अगर मैं तुम पे कहूं, तुमसे पूछूं कि बताओ किस पे फोर्स लग रहा है, तो तुम क्या बोलोगे, 2 वाले पे या 1 वाले पे, डेफिनेटली किस पे लग रहा होगा, 2 वाले पे लग रहा होगा, है ना, क्योंकि ये 2 वाला जो मास है वो इसकी किस में है, ग्रेविटेशनल फील्ड में। ये जो 1 वाला मास है ये इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर है, तो इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन ही इस तरीके से करा जा सकता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड एक ऐसा स्पेस होता है कि अगर मैं इसमें कोई दूसरा मास रखूं तो वो इसकी तरफ क्या कर जाए, अट्रैक्ट कर जाए। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड को अगर मुझे डिफाइन करना है, ग्रेविटेशनल फील्ड को अगर डिफाइन करना है, तो देखो बहुत सिंपल सी बात है,
इसको ऐसे डिफाइन करा जा सकता है, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स, डिफाइंड as the force experienced by a unit mass when placed, ठीक है, when placed at a point, ठीक है, inside gravitational field। तो एक मास के आसपास कोई कितना फोर्स लगा सकता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। देखो इस तरीके से समझ लो इसको, मान लो ये हमारे पास एक मास है, ठीक है, ये एक मास हो गया यहाँ पर, ये देखो ये मास हो गया m, और ये अपने चारों तरफ क्या क्रिएट कर रहा है, एक फील्ड क्रिएट कर रहा है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे करके एक फील्ड क्रिएट कर रहा है ये अपने चारों तरफ। मैं मीटिंग लॉक कर रहा हूं यहाँ, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। नोटेशन, कौन था वैसे ये, चलो ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, देखो यहां पर ऐसे करके मान लो यहां पर एक मास रखा हुआ है, ठीक है, ये m1 रखा हुआ है, और यहां पर एक मास रखा हुआ है, ये m2 रखा हुआ है, और यहां पर एक मास रखा हुआ है, ये m3 रखा हुआ है। अगर मैं तुमसे पूछूं फोर्स कहां ज्यादा लग रहा है तो क्या बोलोगे, किस किस मास पे ज्यादा फोर्स लग रहा है? हाँ भाई, M3 पर सर। M3 पे, क्योंकि M3 इसके बहुत पास रखी हुई है, ठीक है, तो इस पे फोर्स लग रहा है F मान लो, ठीक है, और इस पे स्मॉल f मान लो, और इस पे तो फोर्स ही नहीं लग रहा। अच्छा M1 पे फोर्स क्यों नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ये इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या है, बाहर है, ठीक है, ये इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है। तुमने वो देखा होगा कोई भी मेट्रॉइड अगर गिरता है अर्थ पे, ठीक है, तो मान लो ये अर्थ है, कोई मेट्रॉइड अगर यहाँ से जा रहा है तो वो जस्ट पास हो जाएगा, ठीक है, अर्थ पे नहीं गिरेगा। लेकिन अगर कोई भी मेट्रॉइड अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाता है तो उसका पाथ कैसा हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, और वो अर्थ की तरफ जाके गिरता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो याद रखना एक मास पे कितना फोर्स लग रहा है एक ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड। सबसे पहली बात इसको दिखाया कैसा जाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड को ई से दिखाना है, ठीक है, और ये सिंपल होता है कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है एक मास एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर्मूला, ठीक है, याद रखना बहुत सिंपल फॉर्मूला है। तो अगर मैं ये पता करना चाहूं कि M3 पे कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड लग रही है, कुछ नहीं करना, बस इसके बीच का ये डिस्टेंस देख लो, मान लो ये डिस्टेंस कितना है r है इन दोनों के बीच का, तो इन दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा बताओ, फोर्स यहां पर होगा कितना, जी M3 डिवाइड बाय कितना R, और यहां पर डिवाइड कर दो किससे, M3 से, क्योंकि बेटा जिस पे फोर्स लगता है ना वो वाला मास यहां पर रखा जाता है। M3 से M3 कैंसिल कर देना, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया GM बाय R। तो जब भी मैं तुमसे पूछूं इलेक्ट्रिक नहीं ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे उसे, तुम बोलोगे सर ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला होगा ये GM बाय R, ठीक है। अच्छा यहाँ R स्क्वायर आता है ना फोर्स में, तो ये R स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फाइनली हो गया हमारे पास GM डिवाइड बाय R स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक और चीज देखो, ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड आ रही है यहाँ पर, ये ग्रेविटेशनल फील्ड क्या इन मासेस पे डिपेंड कर रही है जिन पे फोर्स लग रहा है,
या उस मास पे डिपेंड कर रही है जो उसे प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, इसके फॉर्मूले में जो ये जो स्मॉल एम आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये वो मास है जो फील्ड को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो मास यहाँ पर वो वाला लेना है जो फील्ड प्रोड्यूस करे। ठीक है, यानी कि सोर्स मास लेना है तुम्हें, यहाँ सोर्स मास। ओके, तो अगर कोई भी पूछ ले कि ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तुम्हें बोलना है जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। याद रखना, फोर्स में से बस एक मास क्या कर दो, कम कर दो। ओके, चलो अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, यहाँ पर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर ये एक मास है, ये एक मास है। ठीक, ये रहा पहला पॉइंट जिसकी डिस्टेंस यहां से कितनी है, आर। ओके, और ये रहा दूसरा पॉइंट जिसकी डिस्टेंस कितनी है, 2r है। ये डिस्टेंस कितनी है, 2r। अब तुम्हें बताना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड किसकी ज्यादा है। ठीक है, बताओ कहां ज्यादा होगी ग्रेविटेशनल फील्ड, 1 पे या 2 पे? फर्स्ट वाले की। फर्स्ट वाले पे ज्यादा होगी। 1 कैसे? पे। हाँ, कैसे निकालोगे, देखो बहुत सिंपल फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने का, बहुत सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, क्या करना है, फोर्स में से एक मास बस हटाना है, जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फील्ड का। तो अगर मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड कहां पर निकालनी है, पहले पॉइंट पे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल जी, जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो ये वाला मास है ना, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड देखनी है, तो यहां पर आ जाएगा कैपिटल एम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर। ठीक है, तो आर स्क्वायर। ये हो गया E1 पे, E2 पे कितना हो जाएगा बताओ, E2 पे हो जाएगा GM, ठीक है, डिवाइड बाय 2r, इसका क्या, होल स्क्वायर। तो बताओ ये कितना हो गया, ये हो गया GM बाय 4r स्क्वायर। ठीक है, तो डेफिनेटली तुम्हें दिख ही रहा है कि E2 का मैग्नीट्यूड क्या है, कम है, किससे, E1 से। सो यहां पर मुझे पता चल रहा है कि E1 ठीक है ज्यादा है किससे, E2 से। तो ग्रेविटेशनल फील्ड 1 पे ज्यादा होगी, किसकी वजह से, 2 की वजह से। बहुत सिंपल केस है ये, बहुत ही ज्यादा सिंपल। जब भी कोई पूछे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, सिंपल फॉर्मूला बताना ये। ठीक है, सो फाइनली चलो इसको लिख लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला मेरे पास आ गया, ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला आ गया, कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कोई मास उस पॉइंट पे। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो आता है GM बाय स्मॉल r स्क्वायर, ये करके। ठीक है, चलो इसकी SI यूनिट कौन बताएगा, हाँ भाई ग्रेविटेशनल फील्ड की SI यूनिट कौन बताएगा, SI यूनिट। देखो SI यूनिट तो बहुत सिंपल है, ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या है, फोर्स डिवाइड बाय मास। तो फोर्स किस में होता है, न्यूटन में, मास किस में होता है, केजी में। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूटन पर केजी। ओके, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ नहीं करना, देखो फोर्स डिवाइड बाय मास। ठीक है, तो फोर्स का क्या होता है, mLT-2, और डिवाइड मास बाय मास करना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइड बाय मास कर दो। ठीक है, मास से मास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, LT-2 के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। और दूसरी थर्ड चीज क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन हमेशा याद रखना टुवर्ड्स द मास होगी। तो अगर मैं पूछूं यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, ठीक है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, ऑब्वियसली बात है ये डायरेक्शन में होगी ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, यहाँ पर पूछूं यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, तो टुवर्ड्स द मास, जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसा करके ये है ग्रेविटेशनल फील्ड दोनों पॉइंट पे। राइट, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी को कोई प्रॉब्लम, चलो आगे बढ़ते हैं। और ग्रेविटेशनल फील्ड अब निकालते हैं अर्थ की। ठीक है, अर्थ की क्या ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। सो ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, फील्ड ऑफ अर्थ। ठीक है, तो हम सब कहां पर प्रेजेंट है, अर्थ की सरफेस पे प्रेजेंट है ना, हम सारे के सारे कहां प्रेजेंट है, अर्थ की सरफेस पे। ये देखो यहां पर प्रेजेंट है, ये मान लो ये अर्थ हो गई हमारे पास। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया,
और यहां से यहां तक का इसका रेडियस हो गया r, ठीक है। हम यहां पर प्रेजेंट है अर्थ की सरफेस पे, तो डेफिनेटली हम अर्थ से क्या है, अट्रैक्टेड है। अर्थ का मास कितना है, कैपिटल एम, हमारा मास कितना है, स्मॉल एम, ठीक है। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सेंटर टू सेंट्रल फोर्स होता है, ठीक है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लिया जाता है। अब अगर कोई पूछ ले कि भैया कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अर्थ के, ग्रेविटेशनल फील्ड है अर्थ के और हमारे बीच, तो देखो ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला अभी तुम्हें बताया था, इसका फॉर्मूला होता है कितना फोर्स लग रहा है उस पर्टिकुलर मास पे, उस पॉइंट पे, ठीक है। तो हम निकालना चाहते हैं कि हमारे ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फील्ड लग रहा है, ठीक है। तो हमारे और अर्थ के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, जी एम स्मॉल एम डिवाइड बाय कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। इसको डिवाइड करना है स्मॉल एम से, सो स्मॉल एम से स्मॉल एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ईजी ग्रेविटेशनल फील्ड किसके इक्वल आ गई, जी एम डिवाइड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। कोई बताएगा ये एक और किसी चीज का फॉर्मूला था, जीएम बाय आर स्क्वायर, कौन बता सकता है, जीएम बाय आर स्क्वायर एक और चीज का फॉर्मूला था भाई, जीएम बाय आर स्क्वायर एक और चीज का फॉर्मूला था, ये तो पहली चीज ग्रेविटी का, ग्रेविटी का, ठीक है। याद करो, ग्रेविटेशनल फोर्स ही हमें क्या कर रहा है, अर्थ की तरफ खींचे हुए है, तो हमारा वेट जो बन रहा है वो किसकी वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, जी एम एम डिवाइड बाय कैपिटल आर स्क्वायर, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी। तो एम से एम क्या हो गया, कैंसिल, बताओ जी किसके इक्वल आ गया, जी आ गया हमारे पास जी एम डिवाइड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि ग्रेविटेशनल फील्ड और किसके इक्वल होता है। तो बेटा याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड किसके इक्वल होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। सो जी एम डिवाइड बाय कैपिटल आर स्क्वायर इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एज वेल एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन दोनों का फॉर्मूला ये याद रखना ये चीज, ओके। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना, चलो आगे बढ़ लेते हैं। तो अगर कोई पूछे कि ग्रेविटेशनल फील्ड की डायमेंशन क्या होती है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वही डायमेंशन होगी जो एक्सीलरेशन की डायमेंशन होगी, है ना। तो क्या होती है एक्सीलरेशन की डायमेंशन, एल टी माइनस टू, ये देखो इस तरीके से, बहुत सिंपल है ये, ठीक। अब मैं जो कराने जा रहा हूं वो वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ सकता है तुमसे कोई भी, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्या करने जा रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे ऊपर एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा, ध्यान से देखना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ठीक है। तो देखो इसमें जनरल क्वेश्चन क्या उठता है, तुमसे ऐसे पूछेगा, देखो मान लो तुम्हें एक मास गिवन है, ठीक है, ऐसे करके यहां पर एक मास गिवन है, ये एक मास गिवन है ऐसे करके, ठीक है, मान लो कैपिटल एम है। तुमसे पूछेगा कि बताओ इस फर्स्ट पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू दिस मास, ठीक है। मान लो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है स्मॉल आर, ऐसा पूछेगा, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, इस यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगती है, ठीक है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी वाली थ्योरम भी लगेगी। अब तुम्हें क्या करना है, इन्फिनिटी पे एक मास मान लो, ठीक है, इन्फिनिटी पे एक स्मॉल मास मान लो, और इस स्मॉल मास का जो मास है वो m है, ठीक है। अब तुम्हें इसको इन्फिनिटी से उठा के यहां पे लाने में बताओ कुछ वर्क डन करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, बताना। जब मैं इसको उठा के यहां से यहां तक लाऊंगा तो मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। और वो वर्क डन क्या हो जाएगा, इस बॉडी में स्टोर हो जाएगा इस पॉइंट पे, ठीक है। यहां पर अगर मैं कैपिटल एम को ले आऊं तो यहां पर बस मुझे निकालना है मैंने कितना वर्क डन करा है, ठीक है। इसी वर्क डन को यहां पर क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालना है तो याद रखना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा मतलब होता है वर्क, निकालो वर्क, ठीक है। वर्क कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से लेके उस पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में
जितना तुमने वर्क डन करा है, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ये वर्क डन निकाले कैसे, इन्फिनिटी से जो मैं इस मास को उठा के यहां तक लाया हूं, ठीक है, तो मैंने कितना वर्क डन करा है भाई यहां तक लाने में। तो चलो देख लो, इसको बहुत सिंपल है, ठीक है, जरा ध्यान से देखना। फिर से इसको मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं, रीड्रॉ। चलो ये हो गया, ठीक है, कैपिटल एम। अब कैपिटल एम क्या कर रहा होगा, चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस कर रखी होगी इसने, ठीक है। तो मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट 1 पे, ठीक है, 1 पे, जो इससे कितनी डिस्टेंस दूर है, जो इससे स्मॉल आर डिस्टेंस दूर है, यहां पर पता करनी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस बाय दिस कैपिटल मास, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी से एक मास को उठा के लाएंगे। तो यहां देखो, मैं इन्फिनिटी पे ऐसा करके दिखा देता हूं कि इन्फिनिटी से एक मास ला रहे हैं उठा के, ये इन्फिनिटी पे एक मास रखा हुआ है, ठीक है, स्मॉल एम, और इसको उठा के ला रहे हैं, ऐसे उठा के ला रहे हैं, ठीक है। जब तुम इसको ला ही रहे थे तो मान लो तुम यहां पर प्रेजेंट हो, इस वक्त एट ए पर्टिकुलर पॉइंट तुम यहां पर प्रेजेंट हो, मान लो ये पॉइंट कितना है, ए है, और ए से तुम बी तक खिसके हो, क्योंकि तुम इस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो डेफिनेटली ए से बी तो जाओगे ही जाओगे। तो ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस है बालक, वो कितना है, बहुत कम है। तो ये डिस्टेंस कितना है, डेल एक्स, ठीक है, कितना है, डेल एक्स। और यहां से इस मास का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, इस मास का जो डिस्टेंस मैंने मान लिया है, वो कितना माना है, एक्स। तो इस पूरे एक्स का बहुत स्मॉल पार्ट हम चले, डेल एक्स। तो डेफिनेटली जब ए से बी गए होंगे, बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट चले हैं, और बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट चले होंगे, तो बहुत कम वर्क डन भी करा होगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं इस पे फोर्स कहां लग रहा है, बताना, इस पे फोर्स कहां लग रहा है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है किस तरफ, इस तरफ लग रहा है। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इस तरफ, इस बॉडी पे, है ना। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, क्या है, जी एम एम डिवाइड बाय कितना, एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये न्यूटन ने ही बताया था। अब बेटा ए से बी तक का डिस्टेंस कितना होगा, डेल एक्स डिस्टेंस है, और उसकी भी डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है। तो एफ और डेल एक्स के बीच कितना एंगल है बताओ, 0 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो अब हम यहां पर निकालेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। और एक और बात यहां पर जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको अप्रोच करता जा रहा हूं तो बताना यहां पर क्या सारे पॉइंट पे फोर्स एक जैसा रहेगा या चेंज कर रहा है। यहां पर फोर्स की वैल्यू क्या कर रही है, चेंज कर रही है। ए पे फोर्स की वैल्यू कुछ और थी, बी पे फोर्स की वैल्यू कुछ और होगी, 1 पे फोर्स की वैल्यू कुछ होगी। अगर इसके जितने पास जाता जाऊंगा फोर्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी, है ना। तो यहां पर वेरिएबल फोर्स है, और याद रखना जब भी वेरिएबल फोर्स होता है तो वहां पर जब भी वर्क डन निकाला जाता है, ठीक है, ये मैंने तुम्हें 10 बार बता रखा है, तो उसका डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाते हैं। हाँ भाई, याद है तुम में से किसी को ये, जब भी हम ऐसा वर्क डन का फॉर्मूला लगाते हैं वेरिएबल केस में, वेरिएबल फोर्स के केस में, तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला मैंने क्लास में 10 बार बता रखा है, ठीक है, ऑफलाइन। हाँ, अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। अगर मुझे वर्क डन निकालना है, ठीक है, कहां से कहां तक मूव कर रहे हैं हम, इन्फिनिटी से चले थे, आर तक जाना है हमें, ठीक है। हम कहां से कहां तक चले थे, देखो इन्फिनिटी से स्टार्ट करा था और इस 1 पॉइंट तक जाना है। 1 का जो डिस्टेंस है इसका, ये यहां से आर है, ठीक है, तो आर रखेंगे यहाँ। फोर्स की वैल्यू, अच्छा एफ और डेल एक्स के बीच कितना एंगल है, 0 एंगल है, तो इसको हटाएंगे तो देखो ऐसे लिखेंगे, एफ डेल एक्स, ठीक है, कॉस 0, कॉस 0 होता है हमारे पास 1। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया इन्फिनिटी से आर, ठीक है, एफ डेल एक्स ऐसे करके आया, ये देखो, ठीक है। चलो अब इसी चीज को हमें सॉल्व करना है, और अगर हमने इसको सॉल्व कर लिया तो बात बन जाएगी। तो वर्क डन का यहाँ फॉर्मूला क्या आया, इन्फिनिटी से लेके आर, ठीक है, फोर्स कितना है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय कितना, एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा डेल एक्स। अब कई बच्चे बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर क्यों लिया है, क्योंकि बेटा एक्स स्क्वायर किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे फोर्स दिखा रहा है। अगर तुम बी पे भी होते तो भी डिस्टेंस कितना मान रहे हैं, एक्स, हम इस एक्स को वेरिएबल डिस्टेंस मान रहे हैं, ठीक है। तो हम जहां पर भी रैंडम पोजीशन पे हम कह रहे हैं कि उस मास का इस कैपिटल मास से डिस्टेंस कितना है, एक्स, तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी। चलो अब इसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, जी बाहर आ जाएगा, कैपिटल एम बाहर आ जाएगा, स्मॉल एम बाहर आ जाएगा, ठीक है, अंदर क्या बचेगा, इन्फिनिटी से आर डेल एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है किसी तरीके से हमें। तो देखो ये भी बहुत इजीली सॉल्व करते हैं, देखो इसको मैं वर्क डन को ऐसे लिख सकता हूँ, वर्क डन क्या हो जाएगा,
वर्क डन हो गया इन्फिनिटी से लेके आर, ठीक है। अच्छा GMM तो लिखना ही भूल गया मैं, चलो ये लिख लेते हैं, G कैपिटल M स्मॉल m, ठीक है, इन्फिनिटी से लेके आर, ठीक। इसको कैसे लिख सकते हैं, -2 और डेल एक्स, ऐसे करके लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। एक्स की स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। अब याद करो इंटीग्रेशन में क्या करते थे, इंटीग्रेशन बहुत सिंपल होता है, जो भी पावर होती है उसमें 1 ऐड करते हैं और उसी पावर को नीचे लिख देते हैं जो ऐड होकर आती है। तो -2 में +1 करना है ना, तो ये -2 + 1 यहाँ पर भी आ जाएगा, और मैं बोलूंगा ये कहां से कहां तक है, ये इन्फिनिटी से लेके आर तक है। तो वर्क डन कितना हो गया यहाँ पर, G कैपिटल M स्मॉल m, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा x की पावर -1 और यहाँ पर बचा -1, ठीक है, इन्फिनिटी से लेके r तक। चलो इस -1 को बाहर निकाल देते हैं, तो बताओ क्या हो गया, वर्क डन हमारे पास हो गया -GMM, ठीक है। x की पावर -1 है तो इसको 1/x लिख सकते हैं हम, ठीक है, और ये इन्फिनिटी से r हो गया, राइट। अब बताओ क्या हो जाएगा, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो अपर लिमिट x की जगह पुट करेंगे तो अपर लिमिट है r, तो ये हो जाएगा 1/r, ठीक है। एक बार x की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, ये देखो इन्फिनिटी, ठीक है। सो बताओ ये क्या हो गया, ये हो गया -GM स्मॉल m, ठीक है, 1/r बचा, क्योंकि -1/∞ 0 होता है, ठीक है। तो ये कितना आंसर आ गया हमारे पास, GMM डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इतना वर्क डन हमें करना पड़ा, ठीक है। अब बालक इतना जो वर्क डन हमें करना पड़ा है, अभी मैंने क्या बोला था, जो भी वर्क डन हम करेंगे वो लॉस नहीं होगा, वो क्या होगा, वो उस बॉडी में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंजर्वेटिव फील्ड इन्वॉल्व है, ठीक है। कंजर्वेटिव फील्ड जहां पर भी इन्वॉल्व होती है, याद रखना, वहां पर हम जो भी वर्क करते हैं, ठीक है, जो भी वर्क करते हैं वो वर्क किस में कन्वर्ट हो जाता है, उस चीज की पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। ये थ्योरम भी है। तो कितना पोटेंशियल एनर्जी आया बताओ, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो कि वर्क डन के इक्वल ही होता है, कितना आया, -GMM डिवाइड बाय स्मॉल r। तो जब भी मैं पूछूं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, तुम बोलोगे -GMM बाय स्मॉल r, या डिस्टेंस जो भी r है, ठीक है। अब यह माइनस क्यों आया, इस फॉर्मूले में नेगेटिव क्या दिखा रहा है, देखो नेगेटिव साइन दिखा रहा है कि अट्रैक्टेड सिस्टम है, बाइंडेड सिस्टम है, ठीक है, बाइंडेड सिस्टम है। याद रखना ग्रेविटेशनल फील्ड हर चीज को अपनी तरफ खींचती है ना, उसको दूर नहीं भगाती है। तो हम ऐसा कह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा बाइंडेड सिस्टम बनाती है, और जहां पर बाउंडेड सिस्टम हो जाता है वहां पर क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आती है, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, -GMM बाय स्मॉल r। तो देखो अभी तक हमने किस किस का फॉर्मूला पढ़ लिया, अभी तक हमने फॉर्मूला पढ़ा किसका, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था ग्रेविटेशनल फील्ड का। ग्रेविटेशनल फील्ड होता है कि कितना फोर्स लग रहा है एक पर्टिकुलर मास पे, ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या आ रहा था, GM डिवाइड बाय स्मॉल r स्क्वायर। फिर दूसरी चीज हमने ये पढ़ी कि ग्रेविटेशनल फील्ड कुछ नहीं, ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होता है, ठीक है। दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, ओके, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। तीसरी चीज हमने ये पढ़ी कि अगर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है मुझे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो मुझे वर्क डन निकालना पड़ेगा, वही हो जाएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय क्या, R। ऐसे करके ये इसका फॉर्मूला होता है, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो, एनी डाउट। सर आपने 6th चैप्टर में भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कराई थी, तो उसमें तो सर पोटेंशियल एनर्जी का mgh आ रहा था फॉर्मूला ना, हाँ, वो जो फॉर्मूला आ रहा है वो इसी से आया था। अभी रुक जाओ, अभी वही चीज प्रूव करा दूंगा। अगर मैं तुमसे पूछूं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh वाला इंपॉर्टेंट है या ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तो बालक ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये इसी वाले फॉर्मूले से मैं तुम्हें ड्राइव कराऊंगा, पोटेंशियल एनर्जी mgh भी होती है, ठीक है। तो मास्टर फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला है, ये वाला मास्टर फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, ये वाला ऊपर वाला, ओके। चलो अब मैं तुम्हें इसकी कुछ एप्लीकेशन बताता हूं, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है,
चलो यही प्रूव कर लेते हैं कि इस पोटेंशियल एनर्जी से ये फॉर्मूला कैसे आता है। ठीक है, करें इसको, चलो करके देखते हैं। ठीक है, तो मान लो ये अर्थ है, ये देखो मान लो ये हमारे पास अर्थ है। ठीक है, हम अर्थ के सरफेस पे प्रेजेंट है, यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, अर्थ की सरफेस पे। अच्छा, अर्थ की सरफेस पे और हमसे कितना डिस्टेंस है, यहाँ पर हमारे और अर्थ के सेंटर के बीच कितना डिस्टेंस है, कैपिटल आर। ठीक है, तो बेटा अगर मैं पूछूं यहाँ पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो क्या बोलोगे, अर्थ की सरफेस पे माइनस जी कैपिटल एम। अच्छा, कैपिटल एम किसका मास है, अर्थ का, और स्मॉल एम किसका मास है, हमारा। ठीक है, एम और हम दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, आर। बोलो इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब मैंने तुमसे क्या कहा था कि अगर किसी भी चीज को एक हाइट पे ले जाओगे तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ठीक है, बशर्ते वो हाइट क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर। ठीक है, यहां तक। तो मान लो तुम इसको एक हाइट पे ले गए। अब अगर मैं पूछूं इस कैपिटल एम की पोटेंशियल एनर्जी यहां पर क्या है, तो क्या बोलोगे, माइनस जी एम एम। ठीक है, बताना कितना डिस्टेंस है इसके और इसके बीच, अर्थ के सेंटर और इस बॉडी के, आर प्लस एच, आर प्लस एच, राइट। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि कितना पोटेंशियल एनर्जी राइज हुआ है, ठीक है, कितना पोटेंशियल एनर्जी राइज हुआ है, तो कैसे निकालोगे, माइनस करोगे, नहीं करोगे। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी राइज, पोटेंशियल एनर्जी राइज कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में से माइनस कर दो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जल्दी बताओ, इनिशियल पोटेंशियल या फाइनल में से क्या माइनस कर दो, इनिशियल वाली माइनस कर दो, कैसे भी कर लो। ठीक है, यहां पर इसको डिलीट करो, ऐसे कर लेते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल में से माइनस कर देते हैं पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल वाली, तभी तो पता चलेगा कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी इसने गेन करी है अर्थ की सरफेस से ऊपर। अब बताना पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना आ रहा था, जल्दी बताओ, माइनस जी एम आर प्लस एच, राइट। इसमें से माइनस करना है कौन सा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि क्या आ रहा है, माइनस जी एम एम डिवाइड बाय आर। यहाँ पर एम नहीं लिखा आपने बाहर, स्मॉल एम आएगा। ठीक है, अब जल्दी बताओ ये क्या हो गया, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस जी एम एम आर प्लस एच। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये हो गया जी एम एम और ये हो गया आर। ठीक, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बताना, इस वाले टर्म को पहले लिख रहा हूं, जी एम एम डिवाइड बाय आर, इसको पहले लिख दिया मैंने। ठीक है, और माइनस जी एम एम इसको मैंने लिख दिया आर प्लस एच, ऐसे करके। बताओ कॉमन क्या क्या आ रहा है, हाँ भाई कॉमन क्या क्या आ रहा है, जी एम एम कॉमन आ गया। ठीक है, अंदर क्या बचा, 1/r माइनस 1/r प्लस एच। इसका एलसीएम ले सकते हो, कैसे सॉल्व करोगे इसे, इसको ऐसे सॉल्व कर लो, जी एम एम, ठीक है, यहां लिख लो r प्लस एच, और r दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहां पर आ जाएगा r प्लस एच और यहां पर आएगा माइनस r, क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, इसको इससे कुछ नहीं। ठीक है, अब जल्दी बताओ क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करके राइज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ रहा है, ये आ रहा है जी एम एम। ठीक है, आर से आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ बचा एच, ये बचा आर, और ये कितना बचा, आर प्लस एच। बोलो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, हाँ भाई इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। यस सर। ठीक है, अब बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, ध्यान से देखना, ध्यान से। ठीक है, जी एम एम, ठीक है, आर यहां लिख लो, और इसको ऐसे लिख लो, एच आर प्लस एच। ठीक है, ऐसे करके लिख लो। अब यहां पर देखो एक ना ट्रिक खेलनी है, बस हल्की सी ट्रिक खेलनी है। वो ट्रिक कैसे खेलोगे, इस एच को क्या मैं नीचे ले जाके ऐसे लिख सकता हूं, जी एम एम आर, ध्यान से देखना, 1r प्लस एच डिवाइड बाय एच, ऐसे करके लिख सकता हूं या नहीं। यस सर। ठीक है, यस सर। अब जल्दी बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जी एम एम आर, ठीक है, यहां पर हो गया 1/r प्लस एच, आर एच प्लस 1, ऐसा करके लिख सकता हूं या नहीं, ऐसा भी लिख सकता हूं। यस सर। ठीक है, क्योंकि देखो r बाय एच लिख लो और प्लस h बाय एच लिख लो, तो h बाय एच क्या हो जाएगा 1,
जल्दी बताओ, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं जी? एक एक स्टेप समझा रहा हूं तुम्हें, जी एम एम आर, ठीक है, ऐसे करके 1 प्लस आर बाय एच, इसकी पावर 1 है, ठीक है। अब बेटा जब इस पूरी टर्म को ऊपर ले जाओगे तो जल्दी बताना क्या आ जाएगा? पूरी टर्म को अगर ऊपर ले गए तो क्या हो जाएगा? जी एम एम, ठीक है, आर 1 प्लस आर बाय एच। हाँ भाई, ऐसा हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ? ठीक है, इसकी पावर हो जाएगी -1। अब यहां पर क्या लगेगा बताओ? यहाँ पर क्या लगेगा? बाइनोमियल थ्योरम। हाँ, यहाँ पर एक बाइनोमियल थ्योरम लगेगी। अच्छा, एक जगह क्या हमने मिस्टेक कर दिया है, रुकना। ये तो यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से हो सकता था, इसको हमने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। देखो एक सेकंड रुको, यहाँ से इसको और इजी वे में सॉल्व करते हैं। ये देखो, ठीक है, इससे भी इजी वे बता रहा हूँ। ये हमने थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया। एलसीएम नहीं लेना, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये तो ऐसे हो रहा है। ठीक है, कहाँ गए? ये आ गए हम, ठीक है। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी में राइज कितना आ रहा है? जी एम एम, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है? 1/r, और यहाँ पर क्या आ रहा है? 1/r प्लस एच। हाँ, ऐसे। सर यू क्या है? ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर ये थी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ये हो गई। तो कितना राइज आया पोटेंशियल एनर्जी में, यही तो निकालना है, ठीक है।